नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको व्याकरण का टर्म 2 का सिलेबस जो है वह शुरू कर दिया है। टर्म 2 में हमने पाठ 16 से शुरू किया है व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका वीडियो आपको मिल गया है। ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो शब्द है वो मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे होमवर्क में, जो आपने कर लिए होंगे। तो बच्चों, आपको आज यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति से संबंधी जो वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ये आपको आज करने हैं आपकी नोटबुक में, जो ये मैं पहले आपको सारा समझा चुकी हूँ। तो आप यहाँ पर प्रकृति से संबंधित जो एक शब्द है वह लिखेंगे 1 से 6 तक। यह आप आपकी व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 83 पर, यहाँ पर यह जो विविध यानी कि अलग अलग जो शब्द दिए गए हैं, यह भी मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। तो इसे आप अच्छी तरह से रीड करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है अभ्यास, ये अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और ये आप अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे पेज नंबर 83 पर। तो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको अभी यहाँ पे जो बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये मैं पूरा आपको समझा चुकी हूँ, तो आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। आप ये कक्षा 3 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था। आज मैं आपको यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। पेज नंबर 83, प्रश्न 1, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पर आपको शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्द में से आपको उचित शब्द भरकर यहाँ पर यह जो खाली स्थान है वो आपको भरना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सुमन का कोई काम पूरा नहीं होता, वह बहुत आलसी है। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो आलसी लोग होते हैं वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं, यानी कि जिसका भी काम समय पर पूरा नहीं होता है वे आलसी कहलाते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़कर बता रही हूँ, सुमन का कोई काम पूरा नहीं होता, वह बहुत आलसी है। नंबर 2, चिड़ियाघर में हम तरह तरह के पशु पक्षी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो खाली जगह है इसमें आएगा चिड़ियाघर। आप भी गए होंगे कई बार चिड़ियाघर देखने के लिए। वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई तरह के पशु पक्षी वहाँ पर रखे जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 84 पर, जो आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 3, मछली पानी में रहती है, वह जलचर है। तो बच्चों, ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो पानी में रहते हैं यानी कि जो जल में रहते हैं उसे जलचर कहा जाता है। तो मछली है वह भी पानी में रहती है, वह जलचर है। मेरे कुछ मित्र गांव में रहते हैं, वे ग्रामीण हैं।
तो जो गांव में रहने वाले होते हैं उन्हें ग्रामीण कहा जाता है। हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलते थे, लोग उन्हें सत्यवादी कहते हैं। तो बच्चों, जो हमेशा सत्य बोलता है उन्हें सत्यवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र की बात हो रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत साल पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो ये सत्य घटना है। पहले के समय में राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं और वे राजा सत्यवादी थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे, इसीलिए उनके नाम के आगे भी आज भी हमेशा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इस तरह से लगता है, क्योंकि वे पूरे जीवन पर्यंत हमेशा सत्य बोले हैं। तो जो सच बोलने वाला होता है उन्हें सत्यवादी कहते हैं। प्रश्न 2, चित्रों को देखकर सही व्यक्तियों के नाम चुनकर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उसके नीचे यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों को देखकर आपको यहाँ से उचित व्यक्तियों के नाम चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो चित्र है वह है गाड़ी का चित्र है। तो उसे जो चलाता है उसे क्या कहेंगे? जो आप यहाँ से ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे उसे कहा जाता है ड्राइवर। इसे चालक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से हम ढूंढकर लिखेंगे ड्राइवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो दूसरा चित्र है, यह आप जानते ही होंगे कि कौन इसका इस्तेमाल करता है और इसे क्या कहते हैं। इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं और इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्टर। अब यहाँ पर जो तीसरा चित्र है, यहाँ पर एक किताब है और पेंसिल है। तो इसका उपयोग कौन करता है? जो आप यहाँ से ढूंढकर लिख सकते हैं, शिक्षक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह जो चित्र दिख रहा है, इसमें प्लेट में ढेर सारी मिठाइयाँ रखी गई है। तो बच्चों, आप तो जानते ही है कि मिठाई बनाने वाला जिसे क्या कहते हैं? हलवाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हलवाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, यह जो सारे गहने हैं ये कौन बनाता है? सुनार। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गमला है और बागों की जो देखभाल करता है, जो इस साधन का उपयोग करता है, इसे क्या कहते हैं? माली। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा। इन चित्रों को देखकर आपको सही व्यक्तियों के नाम चुनकर लिखना है, जो आप यहाँ से चुनकर लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। समय से संबंधित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। तो बच्चों, मैंने आपको ये लिखने के लिए भी दिए थे नोटबुक में, तो इसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर से एक बार और मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको अभी आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। यहाँ पर आपको जो वाक्यांश दिए गए हैं, यह समय से संबंधित वाक्यांश है। उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। यहाँ पर सबसे पहला है हर दिन होने वाला, जिसे एक शब्द में कहेंगे दैनिक। नंबर 2, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक।
तीसरा, महीने में एक बार होने वाला मासिक। नंबर 4, साल में एक बार होने वाला वार्षिक। अभी हम देखेंगे अंतिम वाक्य, साल में 2 बार होने वाला अर्धवार्षिक। तो बच्चों, अभी आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए हैं उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और सभी मात्राओं को भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 85 पर, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। यह भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। भाषा खेल 3, निर्देशानुसार करो। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको करना है। तो चलो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। सूरज का निकलना कहलाता है। तो यहाँ पर आपको निर्देश किया गया है, एक शब्द में लिखो। तो बच्चों, सूरज का निकलना कहलाता है, तो सूरज का निकलना एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे, वह हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश के अनुसार हमें करना है और यहाँ पर लिखा गया है कि एक शब्द में लिखो। तो सूरज का निकलना एक शब्द में जिसे कहते हैं उदय, यानी कि उदय होना या सूर्योदय। अभी हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। तो बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ऊपर, उसे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसे अंडरलाइन किया गया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखो, यानी कि यहाँ पर जो शब्द रेखांकित किया गया है, इस शब्द का विलोम शब्द लिख करके यह जो वाक्य है उसे दोबारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है ऊपर, तो उसका विलोम शब्द होगा नीचे। तब इस तरह से पूरा वाक्य लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नदी के 3 पर्यायवाची लिखो। तो यहाँ पर आपको नदी के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। पर्यायवाची शब्द, तो नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी। यह तीनों जो है यह नदी के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने कर पकड़े हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया गया है। रेखांकित शब्द के 3 अर्थ बताओ। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं, कर शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि अंडरलाइन की गई है। तो इसके 3 अर्थ हमें बताने हैं, जो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कर का एक अर्थ होता है हाथ, दूसरा उसका अर्थ होता है क्रिया, कर यानी करना, ये एक क्रिया शब्द है। तीसरा उसका अर्थ है टैक्स। तो बच्चों, ये पाठ जो है वो भी मैं आपको व्याकरण में करवा चुकी हूँ, अनेकार्थक शब्द में, कि शब्द तो एक है, शब्द एक है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। एक तो उसका अर्थ है हाथ,
दूसरा है क्रिया, कर यानी करना, ये एक क्रिया शब्द है। और तीसरा जो है वह है टैक्स। तो बच्चों अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें तो जो मैं पाठ करवा चुकी हूँ, जो पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोम शब्द, तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है ये आप आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे पेज नंबर 85 पर। तो बच्चों अभी मैं आपको आपकी जो गुलमोहर की टेक्स्ट बुक है उसमें बताने जा रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको 12 चैप्टर करवाया था, गुब्बारे की आत्मकथा। तो बच्चों मैंने आपको इसमें इस पाठ में मैंने आपको एक्सरसाइज जो है वह भी पूरी करवा दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 3, यह मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो आपने कर लिया होगा। और मैंने आपको यह जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में आपको बताया था कि जब मैं व्याकरण में जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उससे संबंधित जो पाठ मैं आपको करवाऊंगी तब यह आपको करवाऊंगी। तो बच्चों मैंने व्याकरण में अभी आपको जो पाठ करवाया है वह है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आज मैं आपको यहाँ पर गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में भाषा ज्ञान में यह जो प्रश्न है वह भी बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये पाठ मैं आपको व्याकरण में करवा चुकी हूँ। तो ये भी आपको आपकी गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 91 पर आपको फिल करना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, 100 वर्ष की अवधि। 100 वर्ष की अवधि यानी 100 वर्ष की जो अवधि होती है उसे एक शब्द में कहा जाता है शताब्दी। यानी कि जो 100 साल का जो समय होता है, 100 साल की जो अवधि होती है उसे एक शब्द में कहा जाता है शताब्दी। दूसरा, जो विज्ञान का ज्ञाता हो। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे एक शब्द में कहा जाता है वैज्ञानिक। विज्ञान का ज्ञाता यानी कि विज्ञान का जो जानकार होता है उसे कहते हैं वैज्ञानिक। नंबर 3, जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें कुछ जानने की इच्छा होती है उन्हें कहते हैं जिज्ञासु। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ नया नया जानने की इच्छा होती है, उसे एक शब्द में कहा जाता है जिज्ञासु। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जो दूर की सोचने वाला होता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है पर्याय, इसके बारे में तो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो ये मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ जो आप स्वयं करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। प्रश्न 3, र के विभिन्न रूपों और रे की सहायता से इन शब्द समूहों को शब्द बनाइए। देखो बच्चों मैंने आपको ये पहले करवा चुकी हूँ। ये र के जो रूप है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था व्याकरण में ही। मैं आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर आया था तभी मैंने आपको बताया था
र के रूप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं र के रूप किस तरह से होते हैं। र के रूप जैसे कि यहाँ पर इस तरह से भी होता है र का रूप, एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा जो र का रूप होता है वह इस तरह से होता है जो शब्द के ऊपर लगता है। तीसरा जो र का रूप जो होता है वह इस तरह से नीचे लगता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि मैंने आपको ये सारा पहले करवा दिया है। यह रेफ रूप है जो ऊपर लगता है। यह पदेन की मात्रा जैसे कि यहाँ पे नीचे पैरों के पास ये दोनों लगता है नीचे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्रह, जैसे कि यहाँ पर दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वृक्ष। अभी तीसरा मैं आपको दे रही हूँ गर्व। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर यह जो मैंने अभी आपको बताया है यह र के रूप है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आज मैंने आपको अभी फिर से बताया है। यहाँ पर यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि र के विभिन्न रूपों और ऋषि की सहायता से इन शब्द समूहों को शब्द बनाइए, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पुअ, पुअ, तो यहाँ पर इस तरह से हम र के रूप से इस तरह से शब्द बनाएंगे पूर्व। रेफ रूप लगा हुआ है र का, जो आप यहाँ पर व के ऊपर देख सकते हैं। उसी प्रकार आगे है वर्णन, वर्णन, लेकिन इससे हमने यहाँ पर जो शब्द बनाया है र का रूप इस तरह से लगाकर रेफ रूप है, इससे शब्द बना है वर्णन। इसे कहा जाता है वर्णन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वह है चार्ल्स, चार्ल्स है, इससे हमने शब्द बनाया है चार्ल्स, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स के ऊपर र का रेफ रूप लगा हुआ है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आकृति, आकृति यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इससे जो र के रूप से जो शब्द बनाया गया है वह है आकृति, जो आप यहाँ पर क के नीचे इस तरह से र का रूप देख सकते हैं और शब्द बना है आकृति। अभी हम देखेंगे अगला शब्द जो है हाइड्रोजन। तो इससे जो शब्द बना है हाइड्रोजन। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं यह भी एक र का ही रूप है और इससे शब्द बना है हाइड्रोजन। अगला शब्द है फांस, फांस, और इससे जो शब्द बनाया गया है, यहाँ पर जो स्लैंट लाइन आप देख रहे हैं यह भी एक र का ही रूप है और इससे शब्द बना है फ्रांस। तो बच्चों अभी आपको इसके बारे में फिर से मैंने बताया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको र के विभिन्न रूपों और ऋषि की सहायता से इन शब्द समूहों को आपको इससे शब्द बनाकर इस प्रकार लिखना है, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर यह जो विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, यह प्रश्न मैं जब व्याकरण में विराम चिन्ह का पाठ करवाऊंगी तभी यह प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। और जो कुछ मैंने आपको समझाया है वह आप आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे और जो मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए कहा है वह आप आपकी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।